हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो कि 5th सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक हमारा इलेक्टिव पेपर था, इस पेपर का हम लोग यहाँ पर 2023 मतलब आज के एग्जाम का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। एमसीक्यूज का सोल्यूशन, एमसीक्यूज सारे के सारे ठीक ठाक थे। 2-3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि आपको हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के गए होंगे तो नहीं बनेगा। बाद बाकी सारा एमसीक्यूज अच्छे थे, रिले से कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज दिया हुआ था। बात कर ले अगर थोड़ा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में भी वही था। सब्जेक्टिव में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो कुछ क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन था वो पहले वाले जो सिलेबस थे उसमें वो टॉपिक इंक्लूडेड था, इसमें वो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था। तो जो हमारा यूट्यूब पर जो क्लास हमारा 22-23 क्लास जो आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन का एग्जाम ओरिएंटेड 2022 का क्लास था, अगर वो देख कर गए होंगे तो जो क्वेश्चन नए भी आपको दिख रहे होंगे जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं था, वो ऑलरेडी हम वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो उन सारे क्वेश्चन से भी आप लोग अच्छे से उसको बना लिए होंगे, जो हमारा यूट्यूब का लेक्चर देख कर गए होंगे अच्छे से वो। तो सब्जेक्टिव में भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपसे नहीं बनने वाला था, और ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन में आपको जो हो सकता है प्रॉब्लम हो। बाद बाकी सारा क्वेश्चन अच्छा था। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पेपर जो था वो अच्छा था और पुराने पैटर्न पर हमारा पेपर था, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हमारा नहीं था। कहता है विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। कह रहा है कौन सा हमारा पोर्शन होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में जो कि ज़्यादा हाईली फॉल्ट होने का चांसेस होता है हमारा। तो वो हमारा क्या होता है, ओवरहेड लाइन, क्योंकि हमारा ओपन एरिया में होता है तो कहीं पर भी कोई फॉल्ट इसमें आने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन दी फॉल्ट एनालिसिस। सिमेट्रिकल कंपोनेंट का उपयोग करते हैं फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए, क्यों? कहता है द नंबर ऑफ इक्वेशन बिकम स्मॉलर। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन जो होता है वो छोटा होता है, या द सीक्वेंस डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग, या सीक्वेंस जो हमारा होता है उसमें म्यूचुअल कपलिंग नहीं होता है, या फिर हमारा रिजल्ट आर रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। जो रिजल्ट हमारा आता है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टर्म में आता है, या नन ऑफ दीज। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा द सीक्वेंस ऑफ नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग। ऑप्शन बी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कहता है द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज काउज्ड बाई। कहता है जो हमारा आर्क का इनिशिएशन होता है, मतलब आर्क जो हमारा लगना या हमारा स्टार्ट होता है, इग्नाइट करना शुरू करता है, जलना शुरू करता है, तो वहाँ पर किसके कारण ये होता है? वही कहता है द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज काउज्ड बाई। किसके कारण होता है? तो एक हमारा है थर्मो आयोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण होता है, या फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के कारण होता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, तो बोथ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है द फ्लूइड यूज इन सर्किट ब्रेकर शुड बी। फ्लूइड जो हमारा यूज होता है सर्किट ब्रेकर में वो कैसा होना चाहिए और कैसा होता है? कहता है हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता है और थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होता है। नॉन इनफ्लेमेबल, वो जलने वाला जल्दी नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है। आर्क एक्सटिंग्विशली एबिलिटी, उसमें आर्क को खत्म करने, आर लिख दिया यहाँ पर आर्क, टाइपिंग मिस्टेक बहुत किया था, बहुत सुधारे भी हैं फिर भी थोड़ा गलती, यहाँ पर आर्क है, ठीक है। आर्क एक्सटिंग्विश एबिलिटी इसमें होना चाहिए कि आर्क को वो एक्सटिंग्विश कर सके। तो ये सब के सब हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहता है इन सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाई। सर्किट ब्रेकर में आयोनाइजेशन जो हमारा होता है वो किसके द्वारा फैसिलिटेट होता है? तो पहला हमारा कहता है इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। फिर कहता है इंक्रीजिंग द मीन फ्री लेंथ, मीन फ्री लेंथ मतलब फ्री लेंथ को हमारा बढ़ाकर। हाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर को हाई करके। तो इन सभी का उपयोग करके हम लोग जो है वो आयोनाइजेशन को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आर्क इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो रेजिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक आर्क, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं उसका? तो आर्क आप लोग को बताए थे आर्क स्प्लिटर के बारे में कि आर्क स्प्लिटर क्या होता है। एक हमारा इक्विपमेंट है जिसके मदद से कि हम लोग आर्क के हमारा जो है आर्क का रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा, स्प्लिटिंग दी आर्क, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है द आर भी डिपेंड अपॉन, आर भी जो हमारा वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए पहले ऑप्शन कहता है टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के टाइप पर डिपेंड करता है, या इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, या इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा दोनों पर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, ठीक है। ड्यूरिंग आर्क एक्सटिंक्शन SF6 गैस हैज गेट्स, SF6 गैस हमारा डिकम्पोज होता है SF4 एंड SF2 में। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था। कहता था मेकिंग एंड ब्रेकिंग करेंट ऑफ 3 फेज AC सर्किट ब्रेकर इन पावर सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली इन वाट टर्म। हमारा मेकिंग करंट रहे या हमारा ब्रेकिंग करंट रहे, इसका जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं या जो हम लोग देखते हैं वो किसके टर्म में देखते हैं? तो ये दोनों का दोनों हमारा जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है?
इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कहता है एन आइसोलेटर इज मींट फॉर, आइसोलेटर हमारा बना हुआ रहता है किसके लिए, आइसोलेटर इज मींट फॉर क्या चीज़ के लिए होता है। तो आइसोलेटर के बारे में आपको बताए थे कि आइसोलेटर जो हमारा होता है वो तभी वर्क करता है जब वो हमारा नो लोड कंडीशन में होता है, मतलब बिना नो लोड कंडीशन के हम इसको ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं। तो वही कहता है ब्रेकिंग द सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, ऑलरेडी ये सबको आप बना सकते थे। प्रोटेक्टिव रिले आर द डिवाइस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट मेजरिंग। कहता है प्रोटेक्टिव रिले जो हमारा है एक हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। प्रोटेक्टिव रिले हमारा एक डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है एबनॉर्मल कंडीशन को और इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे करता है। तो वो हमारा करता है वोल्टेज को मेजर करके या करंट को मेजर करके या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच डिफर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। यही तो हमारा होता है जनरली नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन में जो हमारा वैल्यू है जो भी क्वांटिटी का हो, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसको ये क्या करता है तो उसको ये मेजर करता है और मेजर करने के बाद जो उसमें फॉल्ट जो दिक्कत होता है उसके अनुसार ये ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ये कंपेयर करके ओवरऑल काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है इन ओवर करंट प्रोटेक्शन द सेटिंग ऑफ द अर्थ फॉल्ट रिले। कहता है कि हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो हमारा सेटिंग होता है अर्थ फॉल्ट रिले का वो क्या होता है, मोर देन द फेज फॉल्ट रिले, फेज फॉल्ट रिले से ज़्यादा होता है, या इक्वल टू द फेज फॉल्ट रिले, फेज फॉल्ट से बराबर होता है, या लेस देन द फेज फॉल्ट रिले। ये हमारा जो होता है वो हमारा यहाँ पर जो हमारा क्या कहा इन एंड ओवर करेंट प्रोटेक्शन द सेटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले का जो सेटिंग होता है वो लेस होता है किससे, फेज फॉल्ट रिले का। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो कैसा होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कहता है अर्थ फॉल्ट रिले आर, अर्थ फॉल्ट रिले हमारा कैसा रिले है, तो ये हमारा डायरेक्शनल रिले होता है। कैसा रिले होता है, डायरेक्शनल रिले होता है। बकज रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम, बकज रिले हमारा ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करता है, सारे जितने भी तरह के इंटरनल फॉल्ट होते हैं उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है बोथ वोल्टेज एंड करंट सिग्नल आर रिक्वायर्ड फॉर, हमारा वोल्टेज और करंट सिग्नल किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, हमारा ओवर करंट रिले, प्लेन ओवर करंट रिले के लिए होता है, डायरेक्शनल रिले के लिए होता है, डिफरेंशियल रिले के लिए होता है, या फिर हमारा जो है वो क्या लिखा है, एबाइस्ड डिफरेंशियल रिले, पता नहीं टाइपिंग में कुछ यहाँ पर मिस्टेक किया होगा, एवाइस डिफरेंशियल रिले शायद लिखा है, एवाइस डिफरेंशियल रिले लिखा है। ठीक है, तो जनरली हमारा जो वोल्टेज और करंट सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है तो वो हमारा किस रिले में होता है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट जनरली होता है वो डायरेक्शनल रिले में होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है द रिले यूज फॉर फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कहता है कि कौन सा रिले का हम लोग उपयोग करते हैं फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए जो हम रिले का उपयोग करते हैं वो रिले हमारा क्या है, रिएक्टेंस रिले है, या फिर हमारा इम्पीडेंस रिले है, या फिर हमारा महो रिले है, या आईडीएमटी रिले है। तो ये जो हमारा होता है वो कौन सा रिले होता है, तो ये हमारा रिएक्टेंस रिले होता है। ऑप्शन ए इसका भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहता है डिफरेंशियल रिले आर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अगेंस्ट। डिफरेंशियल रिले का हम लोग उपयोग करते हैं हमारा इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, किस तरीके का प्रोटेक्शन दिलाता है हमारा डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट प्रोटेक्शन हमको दिलाता है, या फिर हमारा जो है वो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन दिलाता है, रिवर्स करंट या रिवर्स पावर। तो ये हमारा होता है क्या, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज इम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन तो सभी लोग बना लिए होंगे। इसका क्या होगा, अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ऑलरेडी आपको पढ़ाए भी थे इन दोनों के बारे में, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। इंपीडेंस रिले कैन बी यूज फॉर, इंपीडेंस रिले हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, तो फेज फॉल्ट के लिए, अर्थ फॉल्ट के लिए, या फिर हम दोनों के लिए। तो हम लोग उपयोग करते हैं इसको फेज फॉल्ट के लिए। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। कहता है द मोस्ट इफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर इंडक्शन टाइप रिले इज, जो कहता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर किसका होता है, किस तरह का इंडक्शन रिले का होता है, शेडेड पोल स्ट्रक्चर वाला का, या वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर का, या इंडक्शन कप स्ट्रक्चर का, या सिंगल इंडक्शन स्ट्रक्चर का। तो ये जो हमारा होता है वो किसका होता है, तो इंडक्शन कप स्ट्रक्चर का होता है। ऑलरेडी ये सब आपको क्लास में करवाए हुए। तो ये हमारा 20 के 20 ऑब्जेक्टिव था, और अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर एग्जाम में बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो कम से कम तो 17-18 ऑब्जेक्टिव आपका सही होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। बाद बाकी हम लोग शाम में एक क्लास को लेंगे जो कि एक हमारा ऐसा ही एक तरह से समझिए कि आपसे गपशप करने का एक क्लास होगा, जिसमें कि आपको हम बताएंगे जो इलेक्टिव 4 है उसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो है वो कंटेंट हम तो पढ़ाए नहीं, हम तो सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपको पढ़ाए हैं। तो बाकी का जो सब्जेक्ट है ट्रैक्शन हो गया, या फिर हमारा जो इल्यूमिनेशन हो गया, इसको आप कैसे कवर करिएगा, आपके पास समय अभी 2 दिन का समय है, तो इसको कैसे आप कवर करिएगा उसके बारे में आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिलिए शाम में एक रिवीजन क्लास में हम लोग आते हैं, या फिर एक हमारा जो वार्तालाप का क्लास होगा
जनरल टॉक, उस पर हम लोग आते हैं, शाम में क्लास लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जितना देर चले। आप लोग जितना उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, जितना एंजॉय करिएगा, जो क्वेश्चन आप करेगा बस उस क्वेश्चन का हम लोग रिप्लाई को देंगे। तो अच्छे से मन से पढ़िए, और जो भी अगर दिक्कत हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, अगर हमसे आपको लगता है कि कोई आपको हमारा रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हमें बता सकते हैं। वो चीज़ हम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। जिसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का चाहिए कि नहीं सर हमारा लेक्चर जो है वो ऐप पर फ्री कर दीजिए, ऐप पर लेक्चर हम फ्री कर देंगे, आप लोग के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारा काम किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।